हेलो स्टूडेंट्स। डेट है आज 21 जून 2025 और आज हमको जो एडिटोरियल आर्टिकल में डिस्कशन करना है उसमें द हिंदू के दो इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं। जिसमें पहला आर्टिकल है यूके इंडिया के कल्चरल रिलेशंस के ऊपर और दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या क्वांटम कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो अभी रिसेंटली जो है आईआईटी दिल्ली ने डीआरडीओ के साथ मिलके एक क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड में अच्छा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहा है, जिसपे एक अच्छा खासा एनालिसिस आया कि उसमें क्या चैलेंजेस अभी करेंटली वो फेस कर रहे हैं। ये दोनों ही आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसमें पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम यूके और इंडिया के कल्चरल रिलेशंस के बारे में। जैसे ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा है एलिसन बैरेट ने, जो इंडिया के ब्रिटिश काउंसिल के लिए एक एक जो है ऑफिशियल रह चुकी हैं, ऑफिशियल हैं अभी करेंटली। तो इन्होंने इंडिया यूके के बीच में जो कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ रहा है उसके बीच में एक अच्छा एडिटोरियल आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने स्टार्ट करा है ये बोल के कि मई का जो महीना है, ये मंथ जो करेंटली अभी निकला है मई का, ये यूके और इंडिया के रिलेशंस के लिए एक बहुत ही अच्छा मंथ था। एक तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेवलपमेंट इसमें हुआ था, वो ये था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। बट इसके साथ-साथ में जैसे ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहा और काफ़ी ज़्यादा इस पे हाइलाइट भी डाली गई। लेकिन एक और चीज़ थी जो इंडिया और यूके के बीच में एक कल्चरल रिलेशंस के एग्रीमेंट के फॉर्म में, लैंडमार्क एग्रीमेंट के फॉर्म में साइन हुई थी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट में नहीं थी। लेकिन दिस इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, ऐसा उनका ऑथर का कहना है। तो मई 2 को जो यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कल्चर के लिए, दैट इज लीसा लैंडी, उन्होंने इंडिया के मिनिस्टर फॉर कल्चर दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ में एक प्रोग्राम फॉर कल्चरल कोऑपरेशन जो है, प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन पीओसीसी, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर में दोनों कंट्रीज के बीच में जो कल्चरल कॉरिडोर है या कल्चरल रिलेशनशिप जो है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। पीओसीसी जो है इसमें 5 प्रोग्राम एरियाज रहेंगे वर्किंग के, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एग्जीबिशन, कलेक्शन, परफॉर्मेंसेज, इवेंट, कल्चरल प्रॉपर्टी और सस्टेनेबिलिटी। कल्चर की फील्ड में इन 5 चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी थीम जो है, ये सारी की सारी थीम इंडिया और यूके की क्रिएटिव इकोनॉमी और इन दोनों के बीच में जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव करने पे काम करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है। तो क्रिएटिव इकोनॉमी जो होती है ये बेसिकली कुछ सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के, उनको कलेक्टिवली बोला जाता है। जैसे दीज आर इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी या इंडस्ट्रीज, जिसमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है या लोगों के ज़्यादा वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में रहेगी। जैसे जितने भी मुंडेन वर्क थे या जितने भी बेसिकली जो मैनुअल लेबर वाले वर्क थे, वो अब क्रिएटिव या नॉलेज बेस्ड वर्क से रिप्लेस होते जा रहे हैं। तो ये जितने भी नॉलेज बेस्ड वर्क्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको हम क्रिएटिव इंडस्ट्रीज या इकोनॉम क्रिएटिव वर्क बोलते हैं। जैसे कि इसमें विजुअल आर्ट, पेंटिंग वगैरह, कल्चरल साइट्स का मेंटेनेंस, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि डांस, थिएटर वगैरह, ऑडियो विजुअल आर्ट जैसे फिल्म, टीवी, रेडियो, न्यू मीडिया जैसे कि वीडियो गेम्स, डिजिटल एनिमेशन, गेम्स, एनिमेशन, देन उसके बाद कार्टून्स, देन सर्विसेज, आर्किटेक्चर, एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिएटिविटी, इन इन सारे सेक्टर्स में लोगों की क्रिएटिविटी, माइंड का एप्लीकेशन और नॉलेज का, स्किल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पर आने वाले टाइम में ये एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सेक्टर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहेगा। तो उसी रिगार्ड में यहाँ पे इंडिया और यूके जो है, ये इस क्रिएटिव इकोनॉमी का फ़ायदा उठाने के लिए, बढ़ती हुई क्रिएटिव इकोनॉमी से दोनों के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, मिलके काम करने के लिए ये एग्रीमेंट उन्होंने किया है। और इसके अंदर में दोनों कंट्रीज़ मिलके इन सेक्टर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगी। इंडिया ने अभी रिसेंटली मुंबई में एक समिट भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था, दैट इज़ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये पहला समिट है अपने टाइप का, जो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए ये समिट टाइम पे हर साल यहाँ पे, मतलब हर साल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जिससे इस सेक्टर में जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं वो आपस में मिलके और क्या अच्छा किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करें। जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि क्रिएटिव आर्ट सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड जो क्रिएटिव आर्ट्स का सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। ग्लोबल जीडीपी का ये जो क्रिएटिव आर्ट सेक्टर है ये बाय 2030 ग्लोबल जीडीपी को 10% कंट्रीब्यूट करेगा। 2023 में जो G20 समिट इंडिया में हुआ था, उसमें न्यू दिल्ली लीडर्स समिट में जितने भी ग्लोबल लीडर्स थे, उन्होंने भी इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की जो है वो बात करी थी।
इसके अलावा इंस्टीट्यूशन और कोलैबोरेशन का पोटेंशियल भी इसमें बहुत हाई है। जैसे यहाँ पे इंडिया और यूके के जितने भी कल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इस एग्रीमेंट के अंदर में सारे एसोसिएशंस या सारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक एग्रीमेंट या एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें ये सारे यूके के और इंडिया के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो मिल के कल्चरल इकोनॉमी को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए काम करेगी। इसके साथ-साथ पीओसीसी जो है, ये एक बहुत ही बड़ा होप का सिग्नल भी देता है। जैसे क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा जो मेट्रोज़ में नहीं रहते। क्योंकि मेनली जो वर्क होता है क्रिएटिव आर्ट का या क्रिएटिव इकोनॉमी का, ये टियर 2 सिटीज़ या नॉन मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होता है। ऐसा ऐसा हम सिर्फ अंदाजे के बेसिस पे नहीं, एक रिपोर्ट के बेसिस पे बोल रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 2022 की रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट ये बोलती है कि क्रिएटिव इंडिया के ऊपर ये जो रिपोर्ट इन्होंने लिखी थी 2022 में, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के जो टॉप 10 क्रिएटिव हब हैं, उनमें से 6 हब जो हैं ये नॉन मेट्रो रीजन से बिलॉन्ग करता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में का बडगाम रीजन है, तमिलनाडु का तिरुपुर रीजन है, जहाँ पे क्रिएटिव इकोनॉमी या लोगों के एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो उस केस में ये जो माइग्रेशन होता है और लोगों को अननेसेसरीली जो हार्डशिप फेस करनी पड़ती है मेट्रो सिटीज़ में जाके, हाई इन्फ्लेशन, हाई रेंट, हाई एजुकेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ों से वो बचते हैं और लोकल और रीजनल डेवलपमेंट के चांसेस भी और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। इंडिया की जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, इसका एस्टिमेट ये बोलता है कि 35 बिलियन डॉलर की है और ये इंडिया की जो टोटल वर्कफोर्स है, उसके 8% को एम्प्लॉय करती है। ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एज एन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ये जो इंडिया की डीप कल्चरल हेरिटेज है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहा है इंडिया, स्किल्ड आर्टिसन बेस है, इंडिया की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें, ये कॉम्बिनेशन होने के कारण इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड लीड करने की कैपेसिटी रखता है और उसकी इसी कैपेसिटी को यूके जो है सप्लीमेंट करना चाहता है, ऐसा ये ऑथर का कहना है। जैसे इंडिया में 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 3000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जो क्रिएटिव आर्ट्स की फील्ड में जो है स्किल या एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिज़ाइन, आर्ट्स और आर्किटेक्चर में। तो आने वाले टाइम में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन या इस सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और यूके का कहना है कि वहाँ पे वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके, ईयर लॉन्ग कल्चरल एक्सचेंजेस करके, कल्चरल पार्टनरशिप करके, वो इंडिया और यूके को जॉइंटली इस सेक्टर में ग्रो करते हुए देखना चाहता है। ऑथर एक बात और बोलते हैं कि इस सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों ग्लोबल पार्टनरशिप करना ज़रूरी है? क्यों एक कंट्री खुद इंडिपेंडेंटली अपनी क्रिएटिव आर्ट इकोनॉमी को कंप्लीटली डेवलप करने में थोड़ी चैलेंजेस फेस कर सकता है? तो उनका कहना है कि पहला तो जैसे क्रिएटिव इकोनॉमी जो है ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और इवॉल्व हो रही है। इसके अंदर में जैसे चैलेंजेस आते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज। क्रिएटिव इकोनॉमी में बहुत हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, सेमी स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, तो हमको यहाँ पे एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप जो होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे किसी भी एक कंट्री के पास सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि वो अपने क्रिएटिव इकोनॉमी में इस लेवल के इन्वेस्टमेंट करके अपने लोगों को इतना एडिक्वेटली स्किल्ड कर पाए अपनी इंडिपेंडेंट दम पे। पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज के केस में ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो यूके वहाँ पे हमको कंट्रीब्यूट करके हमारे लेबर को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्किल्ड बना सकता है और वो स्किल्ड लेबर ना सिर्फ इंडिया को कंट्रीब्यूट करेंगे बल्कि वो यूके की इकोनॉमी में, यूके में माइग्रेट करके यूके की इकोनॉमी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ-साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है, ये क्रिएटिव प्रोफेशनल को ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज़ या बेस्ट प्रैक्टिसेज़ प्रैक्टिसेज़ में ट्रेन करने में हेल्प करता है। जैसे जब ग्लोबल पार्टनरशिप होती है, तो कोई पर्सन अगर ग्लोबल पार्टनरशिप के अंदर में स्किल्ड होता है या ट्रेन्ड होता है, तो उसको ये पता होता है कि इंडिया के साथ-साथ इंडिया के बाहर कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, जो अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो की जाती हैं, जिसको फॉलो करके वो अपने स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। सेकेंडली, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, ये इस सेक्टर को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं और ये जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआर-वीआर सेक्टर ग्रो कर रहा है, अलग-अलग कंट्रीज़ में नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं। इनोवेशन के 2 कंट्रीज़ के बीच में जब एक्सचेंजेस होते हैं, तो जो इंडिविजुअल है जो इस सेक्टर में स्किल या ट्रेनिंग ले रहा है, उसको दोनों कंट्रीज़ में जो नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसका एक्सपोज़र मिलता है और बहुत ज़्यादा हाइली एफिशिएंट और हाइली स्किल्ड तरीके से ट्रेन्ड हो पाता है।
तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे इंडिया का खुद का भी विज़न है कि इंडिया एक वर्ल्ड के लिए ग्लोबल क्रिएटिव हब बनना चाहता है, गिवन दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ यूथ पॉपुलेशन लिविंग हियर एंड द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इट कैरीज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो हम ये ग्लोबल क्रिएटिव हब का विज़न तभी अचीव कर पाएँगे जब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलके काम करेंगे। जैसे यूके के साथ हमने जो एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट हमको आगे चल के और अच्छे से अपने बच्चों को स्किल करने में हेल्प करेगा और इस सेक्टर में इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह इमर्ज होने में हेल्प करेगा। साथ-साथ में यूएस, यूके को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, प्राइवेट बिज़नेसेस भी जो है वो अपना-अपना जो भी अटेम्प्ट या जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रॉयल एनफील्ड की अगर हम बात करें, जो इंडिया यूके की एक जॉइंट मोटरसाइकिल ब्रांड कंपनी है, इसने हिमालयन एरियाज़ में एक सोशल मिशन ये रन कर रहा है, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, उनको अपने स्किल्स को और अपग्रेड करने में और उनकी टेक्सटाइल ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने में, कंज़र्व करने में वो वहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे बिजनेसेस, गवर्नमेंट, एनजीओज, इन सब का और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इन सब का मेजर एक कोलैबोरेशन प्रोग्राम रहेगा और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रहेगी। जब ये कोलैबोरेटिव अप्रोच चलेगी, तभी ये चीज़ हमको देखने के लिए मिल पाएगी कि दोनों कंट्रीज़ या लोग जो हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, ये अपने आप को आने वाले टाइम में एडजस्ट कर पाएँगे, अडॉप्ट कर पाएँगे और नए जो इमर्जिंग इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, उसका वहाँ पे अपना एक नया वहाँ पे अपने लिए स्कोप बना पाएँगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, लाइवलीहुड के लिए भी, एक हाईली स्किल्ड वर्क के लिए। So this was our first article related to creative economy and the collaboration between India and UK related to it. उसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड आर्टिकल पे, दैट इज क्वांटम चैलेंज ऑन आईआईटी डीआरडीओ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, ये इंट्रो में स्टार्ट न्यूज़ से होता है। जैसे साइंटिस्ट आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलके एक नई टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया है क्वांटम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। एक नई डेमोन्स्ट्रेशन, नई टेक्नोलॉजी या नए एडवांस का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी जो है हमको पोटेंशियल जो है दे सकती है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि बेसिकली हमारे जो पुराने सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करते थे, उसमें जो है उनको, जैसे जो हम कोई बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे, तो उनको हम एक लॉक से प्रोटेक्ट करते थे। और ये लॉक किस चीज़ का होता था? एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम का होता था, ताकि कोई भी हैकर या कोई भी पर्सन उस सीक्रेट कन्वर्सेशन या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ब्रेक ना कर पाए या उसके अंदर एंटर ना कर पाए। लेकिन जैसे-जैसे कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर्स बढ़ती गई और एडवांस कंप्यूटर्स आते गए, इट बिकेम कंपैरेटिवली मच एंड मच ईज़ियर फॉर द मैलिशियस एक्टर्स, या जिनको हम बोलते हैं हैकर्स, या जिनको हम बोलते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो जो हम बोलते हैं। तो इनके लिए ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, आईटी क्रिमिनल्स या साइबर क्रिमिनल्स, इनके लिए ईज़ी होता गया कि ये उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अपने कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर से ब्रेक कर पाएँ और जो सीक्रेट या ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है या ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सीक्रेट है, उसको ब्रेक करके कैप्चर कर पाएँ। तो उसी चीज़ को चैलेंज करने के लिए अब आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ की जो टीम है, ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रही थी, इन्होंने मिलके एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यूकेडी सिस्टम बनाया है अपना खुद का, जो 1 किलोमीटर की रेंज में अगर 2 पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, इसको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया है कि 1 किलोमीटर पे बैठे हुए 2 पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन कराया। ये जो पूरा कम्युनिकेशन था, ये क्वांटम की पे डिपेंडेंट था या क्वांटम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट था। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने के कारण अगर कोई पर्सन, कोई हैकर अगर इसको ब्रीच करने की कोशिश करता है, ये 2 लोगों के बीच में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ब्रीच करने की कोशिश करता है और इस मैसेज को ट्रांसक्राइब करने की या मैसेज को निकालने की कोशिश करता है, ईव्सड्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, सीक्रेटली देखने की कोशिश करता है कि वो मैसेज क्या है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इन मैसेज जा रहा है, ये मैसेज की जो पासवर्ड है या की है, जिसको हम एन्क्रिप्शन की बोलते हैं, वो की चेंज हो जाती है और दोनों पर्सन को पता चल जाता है कि बीच में किसी ने झाँकने की या मैसेज देखने की कोशिश करी है। पुराने टाइम में अगर कोई ऐसा करता था पुराने सिस्टम में, तो 2 पर्सन है जिनके बीच में 2 कम्युनिकेशन चल रहा है, उनको पता नहीं चलता था कि बीच में किसी पर्सन ने उनके मैसेज को सीक्रेटली चुरा के पढ़ लिया है और वापस भेज दिया है, ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या क्वांटम कम्युनिकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन किया है साइंटिस्ट ने, इसके अंदर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे मैसेज जा रहा है और किसी ने इसको क्रिमिनल ने अगर इसको मैसेज को पढ़ने की कोशिश करी हैक करके इस चैनल को, तो उस केस में वो की चेंज हो जाएगी दोनों के मैसेज की, और उस केस में दोनों को ये पता चल जाएगा, दोनों पार्टियों को, कि किसी ने हमारे मैसेज को हैक किया है और उसको पढ़ लिया है। तो इससे हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम इसको सैटेलाइट लेवल पे स्केल कर देते हैं, जैसे अभी तो आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने इसको आपस में टेस्ट किया है। अगर ये अक्रॉस द कंट्री इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो उस केस में हमारी कंट्री के जितने भी नेशनल ऑफिसेज हैं या सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफिसेज हैं या जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं, उनको हम दूसरी कंट्रीज की स्पाइंग से हम सिक्योर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट हमको करना चाहिए, ऐसा एडिटोरियल आर्टिकल कहता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे सेकंड पार्ट जो है एडिटोरियल का, ये इसके चैलेंज को डिस्कस करता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस क्वांटम कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को समझती है, और उसी के लिए उन्होंने एक मिशन भी निकाला था, नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर में 4 थीम थी, जिसके अंदर में एक थीम सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप करना भी है। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है, ये 2023 में अप्रूव हुआ था, और इसके अंदर में टारगेटेड बजट जो था कि उन्होंने ये बोला था कि हम क्वांटम कम्युनिकेशंस डेवलप करने के लिए 2031 तक 6000 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट करेंगे। लेकिन अब ये जो क्वांटम मिशन है, क्वांटम कम्युनिकेशन मिशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे क्या-क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ रहे हैं? एक तो बहुत जो जितना अमाउंट उसको कंट्रीब्यूट या जितना अमाउंट यहाँ पे बजट डिक्लेयर किया गया था, उसका एक बहुत छोटा-सा प्रपोर्शन जो है वो डिसबर्स किया गया है, जिससे रिसर्च जो है वो फास्ट रेट पे नहीं हो पा रही। दूसरा, साइंटिस्ट जो हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कंप्लेन करी है कि फंडिंग बहुत थोड़ी-थोड़ी, बहुत लिमिटेड टाइम में, बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट, बिल्कुल एंड टाइम पे दी जाती है, जब प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पे आ जाता है। तीसरा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस नहीं है, मतलब अगर क्वांटम रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास जाके परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स रहती है, बहुत सारे पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है मिनिस्ट्री लेवल पे अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ में, जिससे रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसके अलावा जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, वो उसकी कंटीन्यूअसली फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी बनी हुई है। तो आप खुद का कम्युनिकेशन चैनल डेवलप कर रहे हो, सिक्योर चैनल, और उसके बाद उसके लिए आपके पास खुद के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है, और उसके लिए डेवलप करने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उतना फंड आपको प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये कंप्लीटली साइबर सिक्योरिटी मिशन जो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी मिशन, क्वांटम मिशन, उसको कंप्लीटली सक्सेसफुल होने से हमको प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे इतनी हाई लेवल की रिसर्च कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जो सैलरीज़ देती है, वो ग्लोबल ऑफर्स जो है, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, गूगल, एप्पल, ये सब भी अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो डेवलप कर रही हैं। तो ये कंपनीज़ इन साइंटिस्ट को बहुत बड़े-बड़े, बहुत हायर पैकेजेस देती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, स्पेशली यंग साइंटिस्ट, वहाँ पे जाना प्रेफ़र करते हैं, और हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और स्लो हो जाता है। और इसके अलावा हमारा रिसोर्सेज़ का टाइमली एक्सेस नहीं मिल पाता रिसर्चर्स को, जिससे वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और इक्विपमेंट जो है रेंट पे ले लेके काम चलाते हैं। इससे रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया ने जो बजट रखा है वो ऑलरेडी कम है। जैसे हमारा जो बजट है पहले 2020 में 8000 करोड़ डिक्लेयर किया गया था, उसको भी कम करके 6000 करोड़ कर दिया। अगर हम यूएस और चाइना के कंपैरिज़न में देखें तो ये बहुत कम है। जैसे यूएस का जो बजट है इसके लिए क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए, दैट इज़ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड चाइना का इज़ 20 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। तो वैसे ही कम है, और उसके बाद भी आप इंडिया, यूएस, चाइना के कंपैरिज़न में बहुत कम खर्च कर रहे हो, और वो भी खर्च करने में आप 10 टाइप के चैलेंजेस क्रिएट करते हो साइंटिस्ट के लिए। तो इससे जो हमारा टैलेंट है वो भी भाग जाता है, इनोवेशन भी स्लो हो जाता है, और हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पुअर हो जाता है। तो अगर आपको इस टाइप के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, तो ये एडिटोरियल आर्टिकल कंक्लूजन में ये बोलता है कि साइंटिफिक रिफॉर्म्स से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कंट्री जो है एक प्रोग्रेसिव पाथ पे जा पाएगी। So these are the two important editorial articles for you for the day. I hope both the articles are clear to you. आपके लिए एक होमवर्क भी मैं दे रहा हूँ। जैसे होमवर्क ये है कि हमने जो क्रिएटिव इकोनॉमी पढ़ा था ऊपर, इस क्रिएटिव इकोनॉमी को एक और टाइप की इकोनॉमी बोला जाता है। इसके लिए कलर कोडेड नाम है, कलर पे एक नाम है इस टाइप की इकोनॉमी का। वो कौन से कलर की इकोनॉमी पे इसका नाम पड़ा हुआ है, आपको मुझे वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अदर देन दैट हमारा जीएस का मेंटरशिप कोर्स जो है ये रनिंग है। आप अगर
प्रीलिम्स की, मेंस की और दोनों की या फिर दोनों की कंबाइंड मेंटरशिप लेना चाहते हैं और सिस्टमैटिकली मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका एंड टू एंड एक-एक चीज़ का प्रिपरेशन में ख्याल रखूँगा। इसको जॉइन करने के लिए आपको सिर्फ मुझे सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू, एंड आई विल बी देयर फॉर you with all the details. So thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam.